नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं, जिससे आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों से महत्वपूर्ण भूमिका निभ सके। तो विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हैं हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी, बिहार, केवीएस, एनवीएस समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आज का सेशन आप सभी के लिए इसलिए भी खास होने वाला है, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी में अनिवार्य संस्कृत भाग पर आधारित है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो हम शुरुआत करें आज के सेशन की। उसके पहले आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और यदि पहली बार कोई आया है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। आपके विकल्प हैं भामह, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट। कौन है इनमें से वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। यदि आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ, तो बिल्कुल सही होगा। यानी वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन हैं? विश्वनाथ जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी तो आचार्य विश्वनाथ जी हो गए, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक यानी कि प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक जी। और इसका सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामह जी ने किया था। किसका? वक्रोक्ति संप्रदाय का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। क्या है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ? तो आप सबका उत्तर होगा विकल्प बी, शब्द ज्ञान। काव्य हेतु मुख्यतः तीन प्रकार के अर्थ माने जाते हैं। एक है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ। तो वैदग्धा भंगी भणिति ये सूत्र किसका है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आचार्य कुंतक जी। इसके अलावा भोजराज जी ने जो है अपना कथन दिया है, अदोषम निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकार कृतम। यानी दोष रहित हो, निर्दोष हो, गुणयुक्त हो, काव्य में अलंकार हो। फिर राजशेखर जी का कथन है, तस्य कवेः कर्म स्मृतम काव्यम। जगन्नाथ जी का कथन है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये सारे कथन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। रस गंगाधर ये ग्रंथ है किसका? पंडित राज जगन्नाथ जी ने
उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ ये जो आपके हैं ये शाहजहां के समकालीन थे, यानी उसके समय में यह विद्यमान थे और इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ जी ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामह, राजशेखर, दंडी, रुद्रट। किसकी है ये रचना? आप लोगों को बताना है। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए आप सब ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प ए आचार्य भामह, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी काव्य अलंकार ये रचना किसकी है? आचार्य भामह जी की। और ये काव्य अलंकार रचना तो भामा की होगी। समय है 6वीं शती का मध्य। फिर काव्य मीमांसा रचना है, रचनाकार राजशेखर जी हैं। 9वीं शती का उत्तरार्ध है समय। काव्यादर्श ये दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध। श्रृंगार तिलक ये रुद्र भट्ट की रचना है और 10वीं शती जो है इनका समय माना गया है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि, भानुदत्त। किसने कहा है नाटक को पंचम वेद? तो आप सभी का उत्तर होगा विकल्प सी आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र और इसी में जो है नाटक को इन्होंने पंचम वेद की संज्ञा दी है। और धनंजय जी के ग्रंथ का नाम है दशरूपक। भट्टनायक जी ने सर्वप्रथम जो है साधारणीकरण की अवधारणा प्रदान की है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, भामह, दंडी, वामन। कौन है काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार? तो आप सभी का उत्तर है विकल्प ए उद्भट जी। फिर जो है विभिन्न आचार्यों के प्रमुख ग्रंथ और उनके समय को जानेंगे। जैसे काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, समय है 9वीं शती का पूर्वार्ध। काव्य अलंकार ये आचार्य भामह जी की रचना है और समय है 6वीं शती का मध्यकाल। काव्यादर्श ये आचार्य दंडी की रचना है और समय है 7वीं शती का उत्तरार्ध। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है और समय है 8वीं 9वीं शती। फिर उसके उपरांत आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति। यानी कुंतक जी जो है किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी वक्रोक्ति संप्रदाय के। और कुंतक जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। फिर उसके बाद में है विभिन्न संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन और रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन जी। ये सभी संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन संप्रदायों से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही समझदारी पूर्वक आप सभी को ये बातें याद रखनी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना
की जाती है। पात्र, कार्य, प्रक्रिया, पताका। यानी जो एकांकी होती है विद्यार्थियों, उसमें संकलन त्रय का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। और संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य आता है। यानी यहाँ पर काल दिया है, यहाँ स्थान दिया है, तीसरा आपसे पूछा जाता है कौन आता है, तो आपका उत्तर होगा कार्य। ये प्रश्न भी जो है बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और उसके साथ साथ में बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये है 5 अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, व्यंग्यार्थ ये होता है आपका किसमें? व्यंजना शब्द शक्ति में, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कौन सा अर्थ किस शब्द शक्ति में होता है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है और वाच्यार्थ यानी वाचक अर्थ निकाला जाता है। और जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है तथा लक्ष्यार्थ आता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है या लक्ष्यार्थ उसका अर्थ होता है। फिर जहाँ पर मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हों और व्यंग्यार्थ से अर्थ निकाला जाए वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है और उससे निकलने वाला जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? दंडी, भामह, वामन, आनंदवर्धन। किसने दी है परिभाषा काव्य दोष की सबसे पहले? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आचार्य वामन। और क्या कहते हैं वामन जी? गुण विपर्या आत्मानो दोषः, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही जो होते हैं वो दोष कहलाते हैं। और वामन जी ने जो है दोषों की संख्या 20 मानी है। 10 शब्द दोष हैं और 10 अर्थ दोष हैं। कुल मिलाकर दोष कितने माने हैं वामन ने? 20। उसके बाद में दंडी, गुण को रीति नियामक सिद्ध करने वाले ये है प्रथम आचार्य हैं। किसको? गुण को। और इन्होंने काव्य में कट वचन का जहाँ प्रयोग होता है उसको दोष माना है। भामह जी ने कुकवित्व को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन जी ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं आनंदवर्धन। हेयता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की है इन्होंने। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। यानी जो रस निष्पत्ति की बात की है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है, उसके संदर्भ में जो भुक्तिवाद की व्याख्या करने वाले हैं आचार्य, उनका नाम क्या है? भट्टनायक जी। और उसके साथ साथ में देखते हैं अन्य आचार्य जो उनके रस सूत्र की व्याख्या को किए हैं। तो सबसे पहले हैं आपके भट्टलोल्लट जी। इनका समय है 9वीं शती। इनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या इसी को आरोपवाद भी कहते हैं, यानी ये एक ही सिद्धांत के 2 नाम हैं। और भट्टलोल्लट का ये जो सिद्धांत है ये मीमांसा दर्शन के ऊपर आधारित है। फिर हैं शंकुक जी, इनका भी समय 9वीं शताब्दी है और इनके सिद्धांत का नाम है अन्मितवाद। और इनका जो अन्मितवाद सिद्धांत है वो न्याय दर्शन के ऊपर आधारित है। फिर भट्टनायक जी हैं, इनका समय 10वीं शती है। इनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद या भोगवाद, यानी ये भी जो है एक ही सिद्धांत के 2 नाम हैं। और इनका ये भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर
आधारित है। फिर अभिनवगुप्त जी हैं, समय 10वीं शताब्दी है, इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है और इनका अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत जो है वो शैव दर्शन पर आधारित है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ जी का नहीं है? रस अखंड है, ये कथन है। रस स्वप्रकाश है, ये भी कथन है। और रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, ये भी कथन विश्वनाथ जी का है। जो नहीं है इनमें से आपका उत्तर होगा विकल्प डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। यही बात जो है भरत यानी विश्वनाथ जी की नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ के कई सारे कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यानी रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस आनंदमय है, रस चिन्मय है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस अपने आकार से अभिन्न होता है। ये कई सारी बातें जो है विश्वनाथ जी ने बताई हैं रस के संदर्भ में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो ध्वन्यालोक ये जो ग्रंथ है ये है आपका 9वीं शताब्दी का। और किसकी रचना है ध्वन्यालोक? आचार्य आनंद वर्धन जी की। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। उसके बाद हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉर्ज ल्यूकाच, जॉक देरिदा, इपोतिल तेन जो हैं मार्क्सवादी विचारक, इनमें से उनका नाम है विकल्प बी जॉर्ज ल्यूकाच। जबकि लियो लावेंथल, इपोतिल तेन, जॉक देरिदा ये लोग जो है उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा के पश्चात के ये लेखक हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1840 ईस्वी। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है आपका विकल्प सी 1817 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अन्य रचनाओं को देखते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834 ईस्वी ये समय माना जाता है इनका, और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। कॉलरिज की अन्य रचनाएं हैं द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, कन्फेसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? कॉलरिज जी की। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रैम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक्स। तो जो इनमें से डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक है उसका नाम है विकल्प ए रैम्बलर। फिर अन्य लोगों की हम लोग रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि एस्थेटिक ये रचना किसकी है? बहुत प्रसिद्ध है, वेनेदेतो क्रोचे। साइंस एंड पोएट्री ये रचना है I.A. रिचर्ड्स की। इल्यूजन एंड रियलिटी ये रचना है आपके कार्डवेल जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्न, रोला बार्थ, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन ग्रो रैंसम। तो जो
इनमें से समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है, उनका नाम है रोला बार्थ। और बाकी स्पिनगार्न, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम ये जो है नई आलोचना से संबंधित हैं। जो आपके रोला बार्थ जी हैं ये उत्तर संरचनावादी अवधारणा से संबंधित हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो जो सिद्धांत महिम भट्ट जी के द्वारा प्रतिपादित है उसका नाम है विकल्प 1 अनुमानवाद। और अभिव्यंजनावाद ये सिद्धांत किसका है? क्रोचे ने प्रतिपादित किया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, चंपू के 2 भेद कौन कौन से हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। कौन है चंपू के 2 भेद? तो आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर होगा विकल्प डी विरुद्ध और करम्भक। ये जो है चंपू काव्य के 2 भेद माने गए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गद्य एवं पद्य मिश्रित काव्य रचना जो होती है वो चंपू काव्य कहलाती है। गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होगी क्या कहलाएगी? चंपू काव्य। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की है और इसको 2 भागों में विभक्त किया है। किसने? विश्वनाथ जी ने 2 नाम दिए हैं, विरुद्ध और करम्भक। तो विद्यार्थियों आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम सभी लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सब लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में विभिन्न परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपकी परीक्षा में कई प्रश्न बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए अपने अधिकतम साथी मित्रों में। और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः जो है फिर अगले सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।